हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल फार्मा डिस्कशन सेंटर। वैसे हमारी वैकेंसी चल रही है आरआरबी की, और जिसमें हम हमेशा हमारे वीडियो में बात करते हैं फार्मासिस्ट को लेकर। जो भी फार्मेसी की वैकेंसी होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो आरआरबी की हमारे फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हैं उसकी तैयारी कैसे करें, और उसका सिलेबस क्या है, और कौन सी स्ट्रेटजी बना के हम आरआरबी को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या है कि सिलेबस ओवरव्यू फॉर आरआरबी फार्मासिस्ट 2025। जो सबसे पहले आपको तैयारी करने से पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है फार्मासिस्ट का, है ना। तो सिलेबस जानने के लिए मैं आपको पहले बताऊंगी कि जो सिलेबस 100 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, जिसमें 70 मार्क्स हो जाएंगे आपके फार्मा रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और तो 30 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन वो आपके रहेंगे नॉन फार्मा से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा क्या स्पीड फास्ट करके आप सुन सकते हैं अगर आपको थोड़ा मैं लग रहा है कि धीरे बोल रही हूँ तो। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अगर आरआरबी फार्मेसी एग्ज़ाम की आपकी सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, एक सिस्टमेटिक तरीके से करनी है, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो फार्मेसी सब्जेक्ट है, एक जनरल एप्टीट्यूड वगैरह वो भी हैं, दोनों होते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी कि कैसे आपको, एक स्ट्रेटजी से बताऊंगी कि कैसे आपको वो तैयारी करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको सबसे पहले एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना होगा। एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है उसको समझना होगा। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ कि आरआरबी जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होता है वो सबसे पहले बताती हूँ कि सीबीटी एग्ज़ाम होता है, बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, यूजुअली वो सीबीटी ही होता है। उसमें सबसे पहले आता है कि प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं। मीन्स प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स, मीन्स ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स। ओके, तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब उसमें आएगा फार्मेसी सब्जेक्ट आपका, इसमें हो जाएगा आपका 70 मार्क्स का। और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक और जो जनरल साइंस हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 30 मार्क्स की हो जाएगी। आपके जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस वो आपके हो जाएंगे टोटल 30 मार्क्स। मीन्स फार्मा प्लस नॉन फार्मा आपका टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। ये आपकी क्या होनी चाहिए, उसको पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, फार्मेसी सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करें, और 70% के वेटेज को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये टॉपिक पर आप फोकस कीजिए। जो फार्मास्यूटिक्स की बात करती हूँ, अगर मैं फार्मास्यूटिक्स की बात करती हूँ तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, डोजेस फॉर्म पे आप फोकस करो, डोजेस फॉर्म पे फोकस करो, और इनकम्पेटिबिलिटी और कैलकुलेशन वो सब, उन सब पे क्या कीजिए, फोकस कीजिए। फार्मास्यूटिक्स की बात हो रही है। नाउ बात करेंगे कोलोजी सबसे इम्पोर्टेंट ये वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि जो अभी एम्स का पेपर हुआ था रिसेंटली, उसमें 80 के 80 क्वेश्चन उन्होंने फार्माकोलॉजी से उठा के दे दिए, और बाकी से सब सब्जेक्ट को उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, और पता नहीं कैसे सारे 80 के 80 क्वेश्चन सारे कोलॉजी से दे दिए। वो भी थे आप एक कंसेप्चुअल बेस पे थे, जो क्या एमबीबीएस के लेवल का पेपर आया था मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पेपर मैंने भी अटेंड किया था इसलिए मुझे लगा, है ना। तो उसमें सारे कोलॉजी है, तो सबसे पहले आप कोलॉजी को ही पढ़ो। और उसके जो कोलॉजी में क्या है, जो भी ड्रग के क्लासिफिकेशन है, 1 महीना लग जाए या फिर 1.5 महीना लग जाए, क्लासिफिकेशन को रट लो, अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है वो ध्यान रखो, और उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड द साइड इफ़ेक्ट वो कोलॉजी में पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये चीज़ है, ये ध्यान ही रखना। ये था हमारा कोलॉजी और सूटिक्स की बात है। अब देखते हैं हम
कि उसके बाद आता है कोग्नोसी। कोग्नोसी का पेपर, उसमें देखो एम्स में कोग्नोसी का तो एक क्वेश्चन ही नहीं आया, जबकि उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रूड ड्रग्स हैं उन पे, जैसे उसमें सारी क्रूड ड्रग्स ही हैं बात करें तो क्रूड ड्रग्स वगैरह देखनी है, और मेनली एल्केलॉइड्स एंड ग्लाइकोसाइड्स। अच्छे से दिमाग में बिठा लो ये चीज़, एल्केलॉइड्स और ग्लाइकोसाइड से क्वेश्चन बनते ही हैं, उनके सिनोनिम से, उनकी क्या उनका क्या मतलब वो कौन सी डिजीज़ पे काम करती हैं वो सब, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रूड ड्रग्स, एल्केलॉइड एंड ग्लाइकोसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन कॉग्नोसी में। उसके बाद चलते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री होती है वो थोड़ा, उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत पढ़ लेना, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, इतने नहीं बनते जितना कोलोजी से बनते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती है उनका मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह देख लेना। उसके बाद HCP, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिससे का ड्रग का स्टोरेज इम्पोर्टेंट है मेन, और प्रिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन से भी क्वेश्चन बनता है, क्या होता है सिग्नेचर, क्या होता है वो सब, सब्सक्रिप्शन किसके लिए होता है, RX का मीनिंग क्या होता है, वो सब पूछते हैं। तो एक बार प्रिस्क्रिप्शन तो कुछ नहीं, 15 मिनट का टॉपिक है, अच्छे से देख सकते हो। और बाद में आता है डोज कैलकुलेशन, ठीक है, बाद में डोज कैलकुलेशन भी पढ़ लेना है SCP में। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री आएगा और आएगा माइक्रोबायोलॉजी, है ना, तो उसमें आप देख लेना जो बेसिक्स रिलेटेड, जो फार्मेसी से रिलेटेड होते हैं वो आप देख लेना इसमें, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में। अब देखते हैं क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी। मैं आपको स्ट्रेटजी बता रही हूँ अब कैसे आपको तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी फार्म और बी फार्म की क्या कीजिए, नोट्स को रिवाइज करो। जो डी फार्म और बी फार्म हैं उनके नोट्स को रिवाइज करो अच्छे से, ऐसे नहीं कि टाइम पास कर रहे हो बस, ठीक है ख़त्म करना है, अच्छे से रिवाइज करो। उसके बाद क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं एम्स, ESIC, RRB फार्मासिस्ट, उनके पेपर क्या करो, सॉल्व करो, उनके पेपर सॉल्व करो। सबसे पहले डी फार्म बी फार्म के नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद जो भी प्रीवियस एम्स ESA के पेपर सॉल्व करो। उसके बाद क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के MCQs होते हैं, जैसे जो बुक्स बता रही हूँ, गुप्ता और प्रश्न और कुछ फार्मासिस्ट की जो गाइड होती है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। गुप्ता इसकी कोई बुक आती है, ठीक है, गुप्ता की मैं बता रही हूँ मेरी तरफ से, आपको जो अच्छी लगे आप अपने तरफ से प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन जो आपके यूट्यूब से भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि हर टाइप का वीडियो अवेलेबल है, वो भी फ्री में। बहुत सारे मॉक टेस्ट भी उधर पड़े हैं और बहुत सारे MCQs और लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह आप उनसे मतलब गो थ्रू हो सकते हो और आपको हर टाइप के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हैं डी फार्म बी फार्म के नोट्स रिवाइज करो, प्रीवियस एम्स ESIC RRB के पेपर वगैरह सॉल्व करो, और उसके बाद आप MCQs वगैरह देखो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वगैरह देखो। उसके बाद है जो ये तो इतने में क्या हो जाए, आपका 70% हो जाएगा, वो उसका क्लियर हो जाएगा अगर इस हिसाब से चलोगे तो। अब बात करते हैं हम जो जनरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह बात कर रही हूँ मैं, उसमें आप 30% होता है, उसका पार्ट कितना होता है, 30% होता है। तो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस में क्या करो, करंट अफेयर पढ़ो, और करंट अफेयर में जो इंडियन रेलवे हैं उनके अपडेट पढ़ो, आप अपडेट पढ़ो। जो इंडियन रेलवे हैं उनके अपडेट्स पढ़ो। उनके बाद जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उनको पढ़ो, और साइंस एंड टेक उनको भी अच्छे से। ये जो जनरल अवेयरनेस में यही आता है, करेंट अफेयर, जो इंडियन रेलवे अपडेट्स होते हैं वो सब, और साइंस एंड टेक एंड गवर्नमेंट स्कीम वगैरह उनको पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं जो रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में, जिसमें देखो आपको देखना है टाइम
टाइम एंड वर्क, जैसे कि 2 आदमी उतने दिन 7 दिन में ख़त्म करे तो बताओ 5 आदमी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। उस टाइप का रेशियो के उस क्वेश्चन बनते हैं, जो परसेंटेज क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग, जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं, ये सब भी देखना है। और जो वेन डायग्राम होते हैं उनको भी गो थ्रू जाना है। वेन डायग्राम जैसे वो होते हैं ना कि जैसे कि ऑल कैट्स आर एनिमल्स, ऑल कैट्स आर क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और सम एनिमल्स आर डॉग्स होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे। और आएंगे साइलोजिज्म, मतलब कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, जैसे कि क्वेश्चन देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट, और कुछ खेलते हैं फुटबॉल, तो बताओ दोनों स्टूडेंट, मतलब कि ऐसे कितने स्टूडेंट जो फुटबॉल भी खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह भी आते हैं, तो ध्यान रखना। और आपको क्या करना है, डेली 1-2 घंटे इन सब्जेक्ट को दीजिए। जो ये डेली 1-2 घंटे किन सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, जो ये आपके क्वेश्चन मैं बात कर रही हूँ, तो 30% आपको क्लियर करना है, तो इसको मतलब दिन का 1-2 घंटा दीजिए और आप उसको क्लियर कर सकते हैं, उसका 30%। अगर 1 से 2 घंटे आप दोगे नॉन फार्मा को तो इनफ है पर डे के लिए, ओके। उसके बाद प्रैक्टिस है, जो 4th नंबर स्ट्रेटेजी में बात कर रही हूँ, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस करना है, जिसमें प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने के बाद स्पीड और आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कीजिए। जो आप देखो टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट वगैरह दोगे, तो देखो आप कितनी स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है, क्वेश्चन करेक्ट कितने हो रहे, उसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हो, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की क्या करो, हैबिट बनाओ। क्योंकि ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपकी हैबिट नहीं है, कौन अटेंड करे, वो भी आरआरबी पैटर्न के, ठीक है। जो आरआरबी का पैटर्न होता है उस हिसाब से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने की हैबिट बनाओ। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेपर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो टाइम को इम्पोर्टेंस दीजिए, कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। और द लास्ट है रिवीजन स्ट्रेटजी। उसके बाद है रिवीजन की स्ट्रेटजी, रोज़ 2 से 3 घंटे फार्मेसी को दो, प्रोफेशनल एबिलिटी को दो। 1 घंटा आप दीजिए आप अपने एप्टीट्यूड और रीजनिंग को दो। कितने हो गए, 4 से 5 घंटे हो गए। और जब लास्ट 1 महीना बचेगा उसमें पूरे MCQs वगैरह होते हैं, और जो भी मॉक टेस्ट होते हैं उन पे ही फोकस करना है। लास्ट 1 महीना बचेगा उसमें सिर्फ यही काम करो, बस एप्टीट्यूड सारे MCQs वगैरह सॉल्व करते ही रहो, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर इस पैटर्न से आप चलेंगे तो आपका पेपर मेरे हिसाब से तो अच्छा हो जाएगा, अगर आप इस स्ट्रेटजी से चलेंगे। 4 से 5 घंटे दीजिए अपने सब्जेक्ट को, मिनिमम बोल रही हूँ मैं, 4 से 5 घंटे मिनिमम दीजिए अपने इस सब्जेक्ट को, और 1 से 2 घंटे आपको देना है अपने नॉन फार्मा पैटर्न को। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या सिलेबस है। तो मैं बता रही हूँ कि ये बता दिया, देखो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, एनालिसिस एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी एंड कोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एम्स का एग्ज़ाम देने के बाद तो लग रहा है कभी कभी यही उठा के दे दे, सिर्फ उनका मर्जी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यूरिस्प्रूडेंस वही आप देख सकते हैं, जो भी शेड्यूल वगैरह हैं, जो भी DPCO है, फार्मेसी एक्ट हैं, मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट, बहुत सारे हैं, देख सकते हैं। और फॉर्म्स वगैरह हैं। और जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन, 10 मार्क्स उसके हो जाएंगे। और उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन और 10 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका रहेगा सिलेबस, अच्छे से तैयारी करो। अगर देखो सिलेक्शन हो गया तो ज़िंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, मैं तो सही बात बोल रही हूँ। क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब में जो मज़ा है वो प्राइवेट में नहीं है। क्या इज्जत मिलती है भाई, मज़े ही है, मज़े, सही है ना। तो प्लीज़ अभी अगर आप तैयारी करोगे तो बाद में ज़िंदगी सेट हो जाएगी, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।